मुझे ब्रिगेडियर अग्रवाल से कोई खुसूसी हमदर्दी नहीं थी। मंगत उसे हलाक भी कर देता तो मुझे क्या फर्क पड़ता, मगर मुझे मंगत से भी कोई हमदर्दी नहीं थी। बल्कि उसने अब तक जिस तरह से मुसलमानों से और खुसूसन ख्वाजा गरीब नवाज जैसी जलीलुल कदर हस्ती की दरगाह के खिलाफ नफरत आमेज और तासुब से भरपूर ख्यालात का इजहार किया था, उसके बाद से तो मुझे खुद भी उससे एक तरह की नफरत महसूस होने लगी थी। अगर उन दोनों में से किसी की जिंदगी छीनने का मुझसे पूछा जाता तो मैं बेझिझक मंगत को नामजद कर देता। उसके साथ साथ हमारी मौजूदगी के दौरान में मंगत के हाथों ब्रिगेडियर अग्रवाल का कत्ल हमारे लिए भी मुसीबत बन सकता था। इस कत्ल की तफ्तीश करवाने वाले यकीनन हम तीनों के कवायफ खंगालने की भी कोशिश करते। उसके बाद हमारा पोल खुलने में देर न लगती। ये सब सोचते हुए मेरी तवज्जो वक्ती तौर पर मंगत की तरफ से हट गई थी, मगर चाकू बंद किए जाने की आवाज ने मुझे ज़हनी तौर पर एक बार फिर चौकन्ना कर दिया। मैंने चोरी चोरी मंगत का जायजा लिया। वो चाकू बंद करके अपने तकिए के नीचे रख रहा था। फिर वो मेरी तरफ करवट लेकर लेट गया। ये देखकर मैंने आंखें पूरी तरह मीच ली। मैं चंद मिनटों तक हमवार सांसों के साथ सोने का नाटक करता रहा। इस दौरान में मेरा जहन मुसलसल कोई ऐसी तरकीब सोच रहा था जिसके जरिए मैं मंगत के मुंह से उसके बाप के हवाले से इरादे उगलवा सकता। बज़ाहिर ये नामुमकिन सी बात लग रही थी, मगर कोशिश करने में कोई हर्ज भी नहीं था। मोहूम सी उम्मीद थी कि जुनूनी सा शख्स कहीं गुस्से के जज्बात से बेकाबू होकर अपने इरादों का कुछ इशारा दे सकता है, और ऐसा उससे गुफ्तगू से ही मुमकिन था। इस फैसले पर पहुंचते ही मैंने अपने मुंह से खासी बुलंद बेमानी सी आवाजें निकाली और करवट बदल ली। एक ही मिनट के बाद मैं चित लेट गया और फिर अचानक आंखें खोलकर छत पर नजरें डाली। फिर मैं जल्दी से उठ बैठा और बज़ाहिर ताज्जुब से इधर उधर नजरें दौड़ाई, जैसे मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ। तभी मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मैंने मंगत की आवाज सुनी। वो रूखे लहजे में कह रहा था, सो जाओ मिस्टर राकेश, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम नासिराबाद कैंट में अग्रवाल फैमिली के घर में हो। मैंने गोया चौंक कर उसकी तरफ देखा और शर्मिंदा से लहजे में कहा, मैं माफी चाहता हूँ मंगत भैया, मेरा ख्याल है मेरी वजह से खामखा आपकी नींद खराब हो गई। उसने कदरे बेजारी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। मैंने कहा, मुझे बाथरूम जाना है इसीलिए आंख खुली है। उसने बेनियाजी से कमरे के कोने में दिखाई देने वाले दरवाजे की तरफ हाथ से इशारा किया। कुछ देर बाद मैं वापस लौटा तो मंगत बदस्तूर जाग रहा था। उसने करीबी मेज की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ पानी रखा है, ठंडा चाहिए तो किचन से ला देता हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके एक गिलास पानी पिया और उसे मुखातिब करके हमदर्दाना लहजे में कहा, मुझे आपसे हमदर्दी है मंगत भैया, आपने कोई गुस्ताखी की बात नहीं की। लगता है ब्रिगेडियर अग्रवाल गुस्से के बहुत तेज हैं। जगत मुझे बता देता तो मैं हरगिज यहाँ न आता। मेरी बात सुनकर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक मंगत के चेहरे पर एक बार फिर तैश के आसार नमूदार हुए। उसने दांत भेंचते हुए कहा, ब्रिगेडियर जी सिर्फ मुझसे ही ये जल्लादों वाला सलूक करते हैं। जगत और उसकी फैमिली के लिए तो उनके होंठों से फूल ही फूल झड़ते हैं। मंगत के लहजे में अपने भाई के लिए भी नफरत के अंगारे दहकते महसूस हुए तो मैं चौंका। मामला वक्ती इश्तियाल से कहीं ज्यादा संगीन लग रहा है। उस वक्त लोहा गर्म है, मुनासिब हवा देकर शायद उसके दिल की बात उगलवाई जा सकती है। लिहाजा मैंने अपने लहजे में अफसोस भरते हुए कहा, यार ये तो सरासर नाइंसाफी है। ब्रिगेडियर अग्रवाल का रवैया मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और तुम्हारा गम गुस्सा भी गलत नहीं है। ठीक है, वो वालिद हैं, खानदान के सरबराह और मालो मुख्तार हैं, मगर उन्हें अपनी औलाद से बराबरी का सलूक करना चाहिए। मेरे लहजे में मौजे मारती हमदर्दी ने मंगत पर फौरी असर किया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर दुखी लहजे में बोला, जगत कई साल से जयपुर में रहता है, 4-6 माह के बाद सिर्फ छुट्टियां गुजारने नासिराबाद आता है और यहाँ पहुंचकर भी अपनी बीवी बच्चों में उलझा रहता है, जबकि मैं यहाँ हर रोज ब्रिगेडियर की खिदमत करता हूँ, उनकी ज़रई अराजी संभालता हूँ, आमदन खर्च का हिसाब किताब रखता हूँ। फिर भी मेरा बाप मेरी इज्जत उतारने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। खिलाफ तवक्को मजीद इश्तियाल में आने की बजाय उसने मजलूमियत का नाटक शुरू कर दिया था, जिसकी वजह मेरी समझ के मुताबिक यही हो सकती थी कि उसे एहसास हो गया होगा कि वो एक लगभग अजनबी शख्स के सामने ऐसे खतरनाक अल्फाज जबान से निकाल रहा है जो उसे मुश्किल में डाल सकते हैं। उसके अंदरूनी एहसासात टटोलना अब जरा मुश्किल था। लिहाजा मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया और मुझे सचमुच नींद आ गई। ताहम मुझे बमुश्किल 3 घंटे की नींद मिल पाई। मेरी आंखें ब्रिगेडियर अग्रवाल की फलक शगाफ ललकारों से खुली। वो सबको नाश्ते के लिए बुला रहा था। सच्ची बात यह है कि अधूरी नींद के साथ उठना हरगिज खुशगवार नहीं लग रहा था, खुसूसन इसलिए कि रात गए खाया खाना भी अभी निजाम हजम की कारकर्दगी के लिए चैलेंज बना हुआ था। मेरे बरक्स ब्रिगेडियर की ललकारों का मंगत पर कोई असर नहीं हुआ था। वो अब भी खर्राटों का तूफान उठाने में मसरूफ था।
मैंने नींद भगाने के लिए कसलमंदी से अभी 2-3 अंगड़ाइयां ही ली थीं कि हर्ष और अंजू आगे पीछे दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए और मेरे बिस्तर पर चढ़कर उछलने लगे। फिर हर्ष ने मेरा दायां हाथ थाम कर बुलंद आवाज में कहा, राकेश अंकल चलो, दद्दू बुला रहे हैं, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। ऐन उसी वक्त अंजू ने मेरा बायां हाथ पकड़ लिया और कदरे मुख्तलिफ अल्फाज में हर्ष का ऐलान दोहराया। मैंने फौरन उठने में हिचकिचाहट दिखाई तो वो दोनों मिलकर अपने दद्दू का हुक्म सुनाने लगे। शोर इतना था कि अच्छी खासी गहरी नींद सोते मंगत की भी आंख खुल गई। उसने हर्ष और अंजू को घूर कर देखा, मगर वो दोनों इस दौरान में एक दूसरे से झगड़ने में मसरूफ हो चुके थे। तभी मंगत का सबर जवाब दे गया। उसने दोनों बच्चों को जोर से डपटा और कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया। मंगत के लहजे में इतनी घनगरज थी कि दोनों बच्चे सहम गए, मगर शायद मंगत की बदबख्ती का रात से चलता सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। ब्रिगेडियर अग्रवाल शायद हमें बुलाने के लिए खुद उस तरफ आ रहे थे। ऐन उस वक्त जब मंगत बच्चों को डांट रहा था, ब्रिगेडियर का लंबा तड़ंगा वजूद कमरे के दरवाजे में नमूदार हुआ। उस पर नजर पड़ते ही मंगत की तो गोया सुट्टी गुम हो गई, मगर उसका अचानक खामोश होना बेकार गया। यूं लगा जैसे अचानक बिजली कड़की हो। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने बच्चों को डांटने पर उसे इस बुरी तरह झाड़ा कि उसके मुकाबले में रात की लताड़ सुरीला नगमा लगने लगी। खुदा खुदा करके ब्रिगेडियर का ताव कुछ कम हुआ तो उसने मंगत को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए मुझे खाने की मेज पर चलने का हुक्म दिया। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और उठ खड़ा हुआ। उसके पीछे पीछे कमरे के दरवाजे से निकलते हुए मैंने मुड़कर देखा। खुदा जाने मेरा वहम था या हकीकत, मुझे लगा कि मंगत के सारे जिस्म का खून उसके चेहरे पर सिमट आया हो। मैं महज हमदर्दी में सर हिलाकर कमरे से निकल गया। हम खाने के कमरे में पहुंचे तो देखा कि वाकई मेज कई तरह की नाश्ते की अशिया से भरी हुई है। जगत, सफीर अहमद और दोनों खवातीन पहले ही अपनी नशिस्तें संभाल चुकी थीं। इस एहतमाम से मुझे लगा कि ब्रिगेडियर अग्रवाल का अर्दली बलराम उर्फ बल्लू ड्यूटी पर वापस आ चुका है। हम मेज पर बैठे ही थे कि मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। बलराम मजबूत जिस्म का फुर्तीला शख्स था। सांवली सी रंगत और तीखे नकूश वाले उस शख्स की उम्र 30 से कुछ ही ऊपर रही होगी। उसने मुझे सलाम किया और प्लेटें सीधी करके मेरे सामने रख दी। गालिबन वहां मौजूद तमाम अफराद मंगत की ख्वाबगाह में होने वाली ताज़ा तरीन वारदात का अंदाजा लगा चुके थे, लिहाजा खाने के दौरान में खासी गहरी संजीदा खामोशी छाई रही। बिलाखिर जगत ने सुकूत तोड़ा। वो अपने बाप को मुखातिब करके बोला, माफी चाहता हूँ डैड, आप चाहे मुझसे भी नाराज हो जाएं, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि आप मंगत भैया से कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रहे हैं। ये इतनी संगीन गलतियां नहीं हैं जिन पर आप इतनी बुरी तरह से डांटें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेहमान और छोटे भाई और भावच के सामने इस तरह की डांट फिटकार पर मंगत भैया का तौहीन महसूस करना कोई अनहोनी बात नहीं है। जगत ने हिम्मत करके वो सब कुछ कह तो दिया, मगर मुझे लगा कि वो खुद भी सरजनिश से खौफजदा है, मगर उसका अंदेशा गलत निकला। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने उसका हर लफ्ज गौर से सुना था, लेकिन फौरी कोई रद्द अमल जाहिर न किया, बल्कि कुछ देर खामोश रहने के बाद धीमे लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो यार, आज कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे लग रहा है कि अब मैं वाकई बूढ़ा हो रहा हूँ। उसकी बात सुनकर जगत के चेहरे पर रौनक लौट आई। उसने मसरूर और कदरे पुरजोश लहजे में कहा, बहुत शुक्रिया डैड, आपने मेरी बात सुनकर अपनी गलती मान ली है। एक मेहरबानी और करें, आप जाकर मंगत भैया को खाने के लिए बुला लाएं। मुझे यकीन है आपके वहां जाते ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और खड़े होने के लिए अपनी कुर्सी पीछे खिसकाने लगा, मगर इससे पहले कि वो उठता राहदारी से मंगत बरामद हुआ और पांव पटकते हुए दंदनाता हुआ बंगले के दाखिली दरवाजे से बाहर निकल गया। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने एक सर्द आह भरते हुए जगत की तरफ देखा और फिर दोनों ने मायूसी से गर्दन हिलाई। बाकी नाश्ते के दौरान में लगभग खामोशी छाई रही। सिर्फ हर्ष और अंजू कभी हंसते खेलते और कभी लड़ते रहे। हम सब नाश्ते से फारिग हुए तो मैंने ब्रिगेडियर अग्रवाल को मुखातिब करते हुए कहा, हम आपकी तरफ से पुरखुलूस मेजबानी और मेहरबाना सुलूक के लिए इंतहाई शुक्रगुजार हैं। हम ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी की नीयत से अजमेर आए हैं और हमने अभी तक मजार की झलक तक नहीं देखी। सुना है इस तरह की गुस्ताखी पर ऐसे बुजुर्ग नाराज भी हो जाते हैं। अब हम आपसे रुखसत होने की इजाजत तलब करते हैं। मेरी बात सुनकर ब्रिगेडियर अग्रवाल कुछ चौंका, फिर उसने एक नजर जगत पर डालकर धीमे लेकिन कदरे नाराजी भरे लहजे में हमें मुखातिब किया। बोला, आपको बुरा लगे तो मैं पेश की माफी चाहता हूँ, मगर मुझे खरी बातें करने की आदत है। तीनों हमारे काबिल एहतराम मेहमान हैं, मगर मैं लगी लिपटी रखे बगैर कहूंगा कि ये बात करके आपने मेरा दिल तोड़ दिया है राकेश जी। उसकी गर्म मिजाजी से आशना होने के सबब मैंने मोहताज लहजे में कहा, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी सरजद हो गई है तो मैं माजरत खा हूँ, मगर मैं समझ नहीं पाया सर कि मेरी किस बात से आपकी दिल शिकनी हुई। मैंने देखा कि जगत पहले अपने बाप की बात पर कुछ हैरान और परेशान दिखाई दिया था,
मगर फिर रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट खेलने लगी। मुझे अलका भी मुस्कुराती नजर आई। तभी ब्रिगेडियर अग्रवाल ने अपने मखसूस कड़क लहजे में कहा, ये मेरा घर है, कोई मुसाफिर खाना नहीं है जहां तुम लोग मुंह उठाए चले आओ और रात गुजारने के बाद अब बोरिया बिस्तर बांध कर रुखसत होने की तैयारी करो। बात यह है कि असल कसूरवार तुम नहीं बल्कि जगत है। इसे तुम लोगों को यहाँ लाने से पहले अच्छी तरह समझा देना चाहिए था कि ब्रिगेडियर अग्रवाल का मेहमान बनने का क्या मतलब है। चलो अब सुन लो, मेरे घर मेहमान आता अपनी मर्जी से है, मगर उसकी वापसी मेरी मर्जी से होती है। उसका लहजा बेलचक और फैसला कुन था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने उसी लहजे में बात आगे बढ़ाई। बोला, मेरा ये उसूल उस वक्त और भी सख्त हो जाता है जब कोई मेहमान मेरे दिल को भा जाए, जैसा कि तुम लोगों का मामला है। इसलिए तुम तीनों ये बात कान खोल कर सुन लो। तुम लोग आज तो क्या, कम से कम अगले 3 दिन भी कहीं नहीं जा रहे हो। और हाँ, इससे आगे का फैसला मैं 3 दिन के बाद करूंगा। मैं फौरी तौर पर कुछ कहने के लिए अल्फाज न ढूंढ पाया। उसने अपनी तरफ से बात खत्म कर दी थी, मगर मसला ये था कि इतने दिन एक जहां दीदा फौजी अफसर के घर में ठहरने में मुझे बेशुमार संगीन खतरात महसूस हो रहे थे। इन सब में सबसे हौलनाक खतरा हमारा पोल खुल जाना था। हम तीनों ही जाली शनाख्त के साथ अपने अपने सनसनीखेज राज छुपाए महफूज ठिकाने की जुस्तजू में यहाँ पहुंचे थे, मगर अब हमें हर लम्हा शक हो जाने या पहचान लिए जाने के अंदेशे के साथ गुजारना पड़ रहा था। अपने से ज्यादा मुझे सफीर अहमद और फातिमा का भेद खुलने का खतरा था। उन्हें इस तरह के हालात से निमटने का तजुर्बा नहीं था और ब्रिगेडियर अग्रवाल जैसे दबंग फौजी अफसर के सामने उनका हवास बाख्ता होना कुछ ज्यादा अचंभे की बात न होती, खुसूसन ऐसी सूरत हाल में कि मुझे उन्हें खबरदार करने का मौका भी नहीं मिल पाया था। तभी जगत की आवाज ने मेरी तवज्जो मबजूल करवा ली। वो अपने बाप से मुखातिब था। बोला, यकीन करें डैड, मैं इन्हें एक रात का मेहमान बनाने के लिए यहाँ नहीं लाया था। ये तीनों लगभग पूरी तरह आमादा थे कि जब तक ये लोग यहाँ हैं, ये रात को हमारे घर कयाम करेंगे और दिन में हमारी स्टेशन वैगन पर ख्वाजा गरीब नवाज के मजार की यात्रा और अजमेर में घूमने फिरने के लिए जाया करेंगे। यकीन न आए तो खुद इनसे पूछ लें। ये सुनकर ब्रिगेडियर अग्रवाल ने बरमे की तरह सुराख करती नजरों से मेरी तरफ देखा। बोला, ये जगत क्या कह रहा है राकेश जी? जगत की बात झुटलाने की गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा मैंने खामोश रहने में आफियत समझी। इस पर ब्रिगेडियर अग्रवाल ने खिलाफ तवक्को खुशगवार लहजे में कहा, मेरे समझदार बेटे ने बिल्कुल ठीक तरीका तजवीज किया है। इस तरह तुम लोग अजमेर के घटिया होटलों में भांत भांत के लोगों का सामना करने की ख्वारी से बच जाओगे और हमें अपनी मेहमान नवाजी के अरमान पूरे करने का मौका भी मिल जाएगा। अब तो मान जाओ भाई। मुझे बादल नखास्ता उसकी बात माननी पड़ी। ताहम मैंने कहा, आपका हुक्म सर आंखों पर ब्रिगेडियर अग्रवाल, मगर आप भी हमारी एक दरखास्त मान लें तो हम पर एहसान होगा। उसने चौंक कर मेरे चेहरे की तरफ देखा। मैंने लगभग खुशामदी लहजे में कहा, मुझे अपने अखबार से सिर्फ 3 दिन अजमेर में गुजारने की इजाजत मिली है। ये नौजवान जोड़ा अभी इससे ज्यादा नहीं रुक सकता। आज मंगल है, हम जुमे की दोपहर गरीब नवाज एक्सप्रेस के जरिए यहाँ से रवाना हो जाना चाहते हैं। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने कुछ सोचकर कहा, चलो ठीक है। वैसे तो घर में स्टेशन वैगन मौजूद है, मगर वो ज्यादातर मंगत के कब्जे में रहती है और तकरीबन रोजाना वो हमारी ज़रई अराजी का चक्कर लगाता है। इसलिए मैं दफ्तर से अपने लिए मुख्तस जीप मंगवा लेता हूँ। जब तक तुम लोग यहाँ हो वो जीप ड्राइवर समेत तुम्हारे कब्जे में रहेगी। इस पर जगत ने कहा, ऑफिशियल ड्राइवर साथ मंगवाने की क्या जरूरत है डैड? ड्राइवर की ड्यूटी टाइमिंग खत्म होने पर ये लोग खामखा शाम ढलने से पहले यहाँ वापस पहुँचने के पाबंद हो जाएंगे। मैं खुद जीप चला लूंगा, अपने राकेश भी ड्राइविंग जानते हैं। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने एक लम्हा सोचा और फिर फैसला कुन लहजे में बोला, चलो ठीक है, मैं बलराम को जीप लाने के लिए दफ्तर भेज देता हूँ। मुझे पहले पूरे 3 दिन तक खामखा यहाँ रुके रहने के ख्याल से उलझन महसूस हुई थी, क्योंकि मैं जयपुर से ये इरादा बांध कर अजमेर शरीफ के लिए ख्वाजा गरीब नवाज एक्सप्रेस में बैठा था कि अगले ही रोज दोपहर को उसी ट्रेन के जरिए दिल्ली वापस रवाना हो जाऊंगा। मगर फिर किस्मत ने मुझे उस नौजवान जोड़े के बखेड़े में उलझा दिया। ताहम मैंने ख्वाजा गरीब नवाज के खित्ते में क़याम में ये तौसी इस ख्याल से भी बेहतर समझी कि हर गुजरते दिन के साथ खुफिया वालों की तरफ से मेरी तलाशी की सरगर्मी मांद पड़ती जाएगी। जबकि अब ब्रिगेडियर की फौजी जीप मुस्तकिलन कब्जे में आने का सुनकर भी मुझे दिली इत्मीनान हुआ। बलराम ने ब्रिगेडियर अग्रवाल के दफ्तर जाने और उसकी जीप समेत वापस आने में बमुश्किल 1 घंटा लगाया। फिर जगत का छोटा सा कुंभा और हम तीनों अजमेर के लिए निकल खड़े हुए। जीप छावनी के बैरियर पर पहुंची तो फौलादी रुकावट राह में हायल न हुई। ताहम जगत ने जीप वहां रोक दी और पहरे पर तायुनात फौजी अहलकारों से दुआ सलाम करने लगा। फिर उन्हीं की फरमाइश पर उसने सिक्योरिटी पोस्ट में ड्यूटी पर मौजूद किसी कैप्टन शेफर्ड से मुलाकात के लिए जीप से उतरने का इरादा किया। मैंने भी मसलहतन उसके साथ जाने का सोचा, मगर फिर उसे आजिलाना कदम समझकर गुरेज का फैसला किया।
खुश किस्मती से जगत ने वापसी में ज्यादा देर न लगाई। कुछ ही देर के बाद हम कदरे कम कुशादा सड़क पर अजमेर शरीफ की तरफ गामजन थे। रात के अंधेरे में हौलनाक दिखाई देने वाले इलाके अब खासे खुशनुमा नजर आ रहे थे। मेरे मफरूजे के बरक्स राजस्थान का ये इलाका मुकम्मल तौर पर बेआब गया रेगिस्तान नहीं था। नासिराबाद के निवाह में हरे भरे खेत थे, जबकि कस्बे के निवाह खत्म होने के बाद भी अच्छे खासे दरख्त और खुदरो झाड़ियां सड़क के दोनों तरफ ताहद नजर उगी नजर आ रही थी। घर से निकलने के बाद शायद मंगत वाली बदमज़गी जगत के दिमाग से कुछ महव हो गई थी, लिहाजा अब वो खुशगवार लहजे में बात कर रहा था। इसकी एक वजह शायद दोनों बच्चों के दरमियान मुसलसल जारी चहलें, ज़बानी और जिस्मानी धींगा मुश्ती थी। इस दौरान में सफीर अहमद और हर्ष के दरमियान गाड़ी छनने लगी थी, जिसके जवाब में फातिमा अंजू की हिमायती बन गई थी। नतीजतन उन दोनों के दरमियान में लगातार ज़बानी हमले और जवाबी हमले जारी थे। हम सभी इस दिलचस्प माहौल से लुत्फानंदोज हो रहे थे। तभी हमें कम बुलंद पहाड़ियों का एक सिलसिला करीब आता नजर आया। मैंने देखा कि जगत यकलख्त कुछ संजीदा हो गया, मगर जब बोला तो पता चला कि वो दरअसल बाअदब हो गया है। बोला, हम मखपुरा बस्ती पहुंचने वाले हैं। मैं बहुत सालों से घाटी वाले बाबा की दरगाह पर चढ़ावे की देख का इरादा रखता हूँ, मगर नासिराबाद में मिलने मिलाने की मसरूफियात की वजह से हर बार दिल की ये ख्वाहिश दिल में ही रह जाती है। मेरी माँ कहा करती थी कि भक्ति वाली हस्तियों के लिए चढ़ावे की नियत करके पूरी न की जाए तो उनके नाराज होने का खतरा होता है। मेरे मुंह से लगभग बिला इरादा निकला, फिक्र न करो छोटे भाई, ये बुजुर्ग तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है। बात यह है कि घाटी वाले बाबा तुम्हें शायद हमारे साथ अपने दरबार में हाजिरी के लिए बुलवाना चाहते हैं। मेरी बात सुनकर जगत ने पुरजोश लहजे में कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये बुजुर्ग मुझसे नाराज होते तो हर बार यहाँ से गुजरते हुए मेरा दिल उनके मजार की तरफ न खिंचता। इस जुमेरात हम सब यहाँ देग चढ़ाने आएंगे। मैंने उसी जोशो खरोश से कहा, बिल्कुल आएंगे, और एक नहीं 2 देगे चढ़ाएंगे, एक तुम्हारी और एक मेरी तरफ से। ये सुनकर दोनों खवातीन और सफीर अहमद ने भी खुशी का इजहार किया। बड़ों की मिजाजी कैफियत खुशगवार महसूस करके दोनों बच्चे भी तालियां बजाने लगे। गुज़श्ता रात के मुकाबले में हमारा सफर जल्दी कट गया, या शायद ऐसा महसूस हुआ। मगर शहर में दाखिल होते ही सड़कों और गलियों में जबरदस्त हुजूम ने हमारा इस्तकबाल किया। गुज़श्ता रात के मुकाबले में कई गुना ट्रैफिक ने भी हमारी रफ्तार कम कर दी थी। जगत काफी एहतियात से गाड़ी चला रहा था। सूरज खासा ऊपर चढ़ने की वजह से गर्मी भी महसूस हो रही थी। बच्चों की तरफ से बार बार पानी की फरमाइश पर गाड़ी एक बड़े से फाटक में मोड़ ली और तंग सड़कों पर 1-2 मोड़ घूमने के बाद एक बड़ी सी दुकान के सामने जीप रोक दी। मैंने देखा दुकान की पेशानी पर बड़े बड़े हुरूफ में श्री देव नारायण हलवाई लिखा था। गाड़ी रोकने के बाद जगत ने जीप में सवार सब अफराद को बैक वक्त मुखातिब करके कहा, यहाँ की लस्सी पूरे राजस्थान में मशहूर है। यहाँ कई तरह की लस्सी मिलती है। मीठी और नमकीन, सादा लस्सी के अलावा केसरी और जाफरानी लस्सी सबसे मशहूर है। आप अपनी पसंद बता दें। सबसे पहले मैंने कहा, जो तुम अपने लिए पसंद करो वही मेरे लिए भी ले आना छोटे भैया। सफीर अहमद और फातिमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फातिमा ने कहा, हम दोनों के लिए केसरी लस्सी। जगत ने खुश होकर कहा, अरे यही तो मुझे भी पसंद है। अब आप भी बता दें मैडम। आखिरी जुमला उसने अलका को मुखातिब करके कहा था। बेगम साहिबा की तरफ से लस्सी की बजाय रसमलाई लाने का हुक्म मिला। जगत जीप से उतरकर हलवाई की दुकान में दाखिल हो गया। तभी मेरी छठी हिस्स ने मुझे इशारा दिया कि कोई शख्स चोरी छुपे मुझे गहरी नजरों से घूर रहा है। मैंने चौंक कर आसपास नजरें दौड़ाईं। तभी जीप से जरा हटकर फुटपाथ के साथ खड़ी एक मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स ने जल्दी से मेरी तरफ मुंह फेर लिया, मगर एक ही झलक में मेरी नजरें उस शख्स को पहचान चुकी थी। वो महकमा खुफिया का वही काला कलोटा एजेंट था जो रेलवे का अफसर बनकर हमारी खैरियत पूछने कूपे में आया था। मुझे अपने वजूद में तशवीश की जन्नाटेदार लहर दौड़ती महसूस हुई। एक लम्हे में इत्मीनान का वो एहसास हवा में तहलील हो गया कि अब मैं खुफिया वालों की खोजती नजरों से उनकी पहुंच से बाहर निकल चुका हूँ। अब समझना मुश्किल न था कि वो न सिर्फ मेरी तरफ से हद दर्जे मशकूक हैं, बल्कि उन्होंने अपना एक शातिर एजेंट जयपुर से ही मेरे पीछे लगा दिया था। मेरे लिए ये भी समझना मुश्किल नहीं था कि वो अपने इस मिशन में तन्हा नहीं होगा। वैसे भी उसे ये सहूलत तो पूरे मुल्क में हासिल थी कि जरूरत पड़ने पर वो किसी भी थाने या चौकी से अपनी मर्जी के मुताबिक मदद हासिल कर सकता था। मैंने मुस्तरिब होकर एक बार फिर अपनी निगरानी पर तायुनात खुफिया के उस एजेंट का जायजा लिया। इस दौरान में शायद उस मनहूस को भी अंदाजा हो गया था कि मैं उसकी मौजूदगी से वाकिफ हो चुका हूँ, लिहाजा उसने मेरे देखते ही देखते मोटरसाइकिल को एड़ लगाई और वहां से हवा हो गया, मगर मुझे संगीन वसवसों में घिरा छोड़ गया। खुफिया वालों ने ये सब किसी हल्के फुल्के शक की बुनियाद पर नहीं किया होगा। क्या मुझसे कहीं कोई गलती सरजद हो गई थी जिसकी वजह से मैं उनकी नजरों में आ गया था?
کہیں اس کی وجہ واقعی میرے شناختی قوائف کی میرے سابقہ بھیس سے مشابہت تھی، یا کسی اور پہلو نے مجھے ان کی نظروں میں اس حد تک مشکوک بنا دیا تھا کہ یہ شخص میرے تعاقب میں یہاں تک بھیج دیا گیا ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے اور ملنے میں تو جانے کتنا وقت باقی تھا۔ فی الحال تو اتنا ہوا تھا کہ میرا ذہنی سکون اور اطمینان رخصت ہو گیا تھا۔ اتنے سنگین خطرات سر پر منڈلانے کے ادراک سے مجھے اجمیر پہنچنے کے بعد اب تک کی سرگرمیاں بے معنی بلکہ مزے کا خیز محسوس ہونے لگی تھیں، حتیٰ کہ مجھے سفیر احمد اور فاطمہ کے معاملے میں خدائی فوجدار بننا بھی سراسر حماقت اور پیشہ ورانہ اصولوں کی خلاف ورزی لگنے لگی۔ مجھے ایک بھی دن، ایک بھی موقع ضائع کیے بغیر دلی پہنچنا چاہیے تھا۔